That's a subject of discussion for another day. At the moment with us from the Aam Aadmi Party, Advocate Sandeep Katke. Sandeep Katke ji, namaskar. नमस्कार 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 सर, हाउ आर यू सर? नमस्कार. तो केजरीवाल साहब ने 8वां ईडी का समन जो है वो भी बना कर दिया. उन्होंने कहा कि भाई जहाँ तक कोर्ट का सवाल है, पहले कोर्ट का क्या निर्णय आता है वो ज़रा सुन लीजिए, उसके बाद जाएंगे. क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट में केस चल रहा है कि उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. संदीप पाटके साहब. नहीं, ये लगातार पिछले हम कई दिनों से देख रहे हैं कि बीजेपी की जो टैक्टिस है वो कैसे भी करके इंडिया गठबंधन को तोड़ने की है. और इंडिया गठबंधन के साथ में जो जो पार्टियां आ रही है वो सभी पार्टियां तोड़ने की. अरविंद जी ने विधानसभा के सत्र के टाइम पे जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए उन्होंने ये किया, मेजोरिटी बताई, तो उसी समय उन्होंने यही कहा था कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी के 7 एमएलए को अप्रोच किया है, उनको 25-25 करोड़ रुपए का लालच दिया है, उनको बोला है कि आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले आए और साथ में अपने साथियों को भी लाए. तो बीजेपी का शुरुआत से यही इंटेंशन रहा है कि आम आदमी पार्टी कैसे भी करके तोड़ दी है. और इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो इक्वेशन बन रहा था, जैसे हम दिल्ली देखेंगे तो दिल्ली आम आदमी पार्टी के पहले वहां पे कांग्रेस की सत्ता थी. अगर आप पंजाब देखोगे तो आम आदमी पार्टी के पहले वहां पे पंजाब में कांग्रेस की सत्ता थी. तो वो दोनों स्टेट जो है वो कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में यानी आम आदमी पार्टी की वोट बेस तो बने और जो ट्रेडिशनल वोट्स थे कांग्रेस की वो उन राज्यों में है. तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दोनों ने साथ में मिलकर इंडिया गठबंधन में साथ में लड़ने का जब निर्णय लिया, उस निर्णय से बीजेपी को गई और तभी से अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के समन चालू हो गए, उनके ऊपर दबाव डालना शुरू हो गया कि भाई तुम कांग्रेस के साथ में अलायंस मत करो. ये चीज जो है अरविंद जी ने विधानसभा में अपने भाषण के दौरान कही कि बीजेपी का ये दबाव है. और बीजेपी का दबाव इसलिए है कि कोई भी हालत में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलायंस नहीं है, क्योंकि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों साथ में आए दिल्ली में तो दिल्ली के 7 सीटों पे अच्छा खासा प्रभाव जो है वो पड़ेगा. और जिस राजधानी पे बीजेपी का कब्जा है, जो जहाँ पे पार्लियामेंट है, वहां पे बीजेपी की सीट्स नहीं आएंगी. इसलिए लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर और अरविंद जी के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए लगातार ये समन आ रहे हैं. अभी 8वां समन आया है, मेरे ख्याल से 3 या 4 मार्च को उनको बुलाया है जी. और जैसे कि हर समय पे उन्होंने बताया है कि ये समन जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और वो समन्स का कुछ अर्थ नहीं है, क्योंकि उनको किस कैपेसिटी में बुला रहे हैं वो अभी तक उन्होंने तय नहीं किया. सिर्फ उनके ऊपर एक डर रहे, एक प्रेशर रहे, जिसके लिए लगातार समन्स भेजे जा रहे हैं. लेकिन अरविंद जी ना डरने वाले हैं ना रुकने वाले हैं. और उन्होंने विधानसभा में भी कहा कि 2024 में वो बीजेपी को सत्ता के नीचे लाने की कोशिश करेंगे. अगर फिर भी बीजेपी अगर सत्ता में आए तो 2029 में बीजेपी को हराने वाली देश में अगर कोई पार्टी होगी वो आम आदमी पार्टी. लेकिन यहाँ पर सर आम आदमी पार्टी का संघर्ष चालू है. लेकिन सर यहाँ पर क्या है कि अभी हाल ही में कल की बात है, इनफैक्ट कल या आज की बात है, कल की बात है सर, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है. सुप्रीम कोर्ट के एक 2 जज बेंच ने एक ऑर्डर दिया है कि जब भी ईडी का समन्स किसी को भी जाता है, यू आर ड्यूटी बाउंड to respect the summons and go to the ED office. That is what the Supreme Court has said. In response to an appeal made by the department against a Madras High Court order. They said this applies to everybody. ये Supreme Court का order है सर कल का. नहीं, जहाँ पे कोई भी जांच एजेंसी की यानी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की नोटिस आती है, भले वो ईडी हो, सीबीआई हो या मुंबई पुलिस हो, तो जांच के लिए जाना जो है हर एक जन का कर्तव्य है. लेकिन जैसे कि हम देख रहे थे कि ये जो नोटिस है और ईडी का जिस प्रकार से मिसयूज हो रहा है, ये सीधा सीधा दिखा रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजों को पॉलिटिकली ही उत्तर देना जो है वो सही रहेगा. वो हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है. प्रदीप जी, काटके साहब, अमित शाह जी ने कल कहा कि इंडिया अलायंस में कोई सिद्धांत नहीं है, नो प्रिंसिपल्स, कोई सिद्धांत. लोभी परिवारवाद, लोभी है, परिवारवाद है, भ्रष्टाचार से लिप्त है, अपने बच्चों को सीएम बनाने का इनका एक ही लक्ष्य होता है. भारत का चिंता इनको बिल्कुल नहीं है. विजन लेके नहीं जा रहा जैसे मोदी जी विजन लेके जा रहे हैं. और फिर उन्होंने चार्ट आउट किया कि मोदी जी के विजन 2027 में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी,
2030 में $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स हम लोग करेंगे, 2035 में स्पेस सेंटर होगा, इंडियन स्पेस सेंटर। तो विजन लेके चल रहा है। इंडिया अलायंस को इंडिया अलायंस कहते हुए कहा कि इंडिया अलायंस में कोई विजन नहीं है, कोई उनका ये नहीं है, लक्ष्य नहीं, कोई गोल नहीं है। आप सहमत है क्या इस स्टेटमेंट से अमित शाह जी के? इनसे क्या सहमत होंगे? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप अपन जहाँ पे रहते हैं मुंबई सिटी में गोखले ब्रिज का जो एग्जांपल है मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। जैसे कि हम पिछले 3-4 साल से गोखले ब्रिज जो है वो पुनर्निर्माण के लिए पेंडिंग था, और अब पुनर्निर्माण होने के बाद में ऐसा पता चल रहा है कि जो ब्रिज बनाया है वो ब्रिज की एक छोर दूसरे छोर तक ज्वाइंट ही नहीं होती है, यानी पूरा ब्रिज ही गलत बन गया है। तो इस प्रकार से इंटेलेक्चुअल जो चीजें हैं वो बीजेपी के साथ में है। तो ये सिर्फ मतलब बड़ी बड़ी भाषण करना, लोगों के बीच में एक नैरेटिव सेट करना, इस उद्देश्य से ही अमित शाह जी का जो भी भाषण है वो होता है। बाकी टेक्निकल चीजों में अगर हम देखेंगे सॉरी, अगर हम टेक्निकल चीजों के ऊपर देखेंगे तो टेक्निकली बीजेपी जो कह रही है वो सरासर सब झूठी बातें हैं, बकवास है। और देखिए, देश की तरक्की के खिलाफ कोई भी नहीं है। देश की तरक्की तो होनी ही चाहिए, और देश की तरक्की में हर एक पक्ष जो है, हर एक पार्टी जो है वो अपना अपना सहयोग देने वाली है। तो इसके लिए देश की तरक्की के ऊपर किसी को या कोई भी पार्टी को आक्षेप लेने का कोई कारण नहीं है। देश की तरक्की के साथ में सब लोग साथ में है। जहां तक इकोनॉमिक ग्रोथ की बात है, विपक्षी पार्टी में जो है वो डेवलपमेंट के साथ में ही है। कार्तिक साहब, बट राष्ट्रीय सुरक्षा और नेशनलिज्म पे बीजेपी का कहना है कि हम लोग बहुत आगे हैं, बाकी पूरे इंडिया अलायंस को जमाना लगेगा हमारे पेश रखने के लिए। उन्होंने कहा कि 10 साल में डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ने हमने दिखा दिया कि सीमा और सेना पर हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीमा और सेना पर जो बालाकोट स्ट्राइक हुआ, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसे क्लियर कर दिखाया कि हम घर में घुस के मारेंगे। घर में घुस के वो एक स्टैंडर्ड बना दिया मोदी जी ने। एक विकसित भारत का सपना भी है जो डेवलपमेंट का रिपोर्ट कार्ड। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रवाद, इसमें आप कैसे इंडिया अलायंस कैसे मोदी जी का टक्कर लेंगे, वो एक चिंता का विषय है, बिकॉज यहां पर एक डेफिसिट बहुत बड़ा है। देखिए, हम बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल की, लेकिन अपने देश के अंदर मणिपुर जल रहा था तभी ये मोदी जी और अमित शाह कहा थे। तो इनको अपने देश की इंटरनल सुरक्षा की पड़ी नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बात करते हैं लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को ट्रैप में फंसाने के लिए। लेकिन जहां तक हम इंटरनल सुरक्षा की बात करेंगे तो ट्विटर जो है, ट्विटर जैसी संस्था जो अभी एक्स है, एक्स ने ऑफिशियली कहा है कि भारत में जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर काफी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस ये यहाँ की गवर्नमेंट ला रही है। अगर कोई भी चीज कोई सरकार के एजेंट बोलता है तो उसके अकाउंट बंद करने के लिए सरकार के द्वारा उनको नोटिस दी जाती है। यानी जो सच है वो सच किसी के सामने ना आए और ये जो बता रहे हैं वही सच है, ऐसा एक नैरेटिव सेट करे। इस प्रकार का माहौल पूरे देश में चल रहा है। इसके लिए इन्होंने अगर जैसे कि हम बालाकोट की बात करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, तो वो उस समय पे वहां के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक जी। अगर आप सत्यपाल मलिक जी को सुनेंगे तो आपको सभी चीजें मालूम पड़ जाएंगी किस प्रकार से ये शहीदों की जो इबादत हुई थी उसमें भी इन्होंने राजनीति की है और शहीदों के नाम पे वोट मांगे हैं। इस प्रकार से बेशरम लोग हैं अमित शाह और मोदी जी। तो इनके बारे में और क्या कहना चाहिए? सत्यपाल मलिक जी ने अगर उनके खिलाफ में कुछ कहा तो उनके घर पे सीबीआई और ईडी लगा दी। यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये देश में सिर्फ सत्ता के पक्ष के जो लोग हैं उनके लिए है। बाकी विपक्ष में या सत्ता के खिलाफ या जो शासक है उसके खिलाफ अगर कोई लिखता है, कोई बोलता है तो उसके ऊपर सीधे सीधा कार्रवाई होती है। तो संदीप पाटके जी एग्जाम्पल देखेंगे, महाराष्ट्र में जरंगे पाटिल जी जो है वो मराठा आरक्षण के लिए बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे थे। सभी मराठा समाज जो उनके पीछे है, उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में सरकार के खिलाफ टिप्पणी शुरू की तो उनके ऊपर एसआईटी लगा दी। यानी अगर आपके पास सत्ता है, आपके पास पावर है तो उसका मिसयूज जो है आप ये सब चीजों के लिए करोगे जी। तो इस प्रकार का राज जो है पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश में चल रहा है। तो एसआईटी का गठन और जो जिस प्रकार से एफआईआर फाइल किया गया है जरंगे पाटिल जी के खिलाफ, भुजबल साहब का कहना है कि मराठाओं का फसवनुक हो गया कि ओबीसी पे अन्याय हो गया। अब पता नहीं चला, आपने रिजर्वेशन बिल तो पास कर दिया, न भुजबल साहब खुश है
न जरांगे पाटिल खुश है, मगर पूरे ट्रिपल इंजन सरकार सेलिब्रेट तो कर रहे थे बहुत जबरदस्त तरीके से, आपको सेलिब्रेशन। तो आप ये पूरे एपिसोड को कैसे देखते हो, किसका जीत किसका हार और क्या हुआ एग्जैक्टली? देखिए, ये आंदोलन की जो शुरुआत थी वो मराठाओं को ओबीसी के अंतर्गत रिजर्वेशन मिलनी चाहिए उसके ऊपर थी। और मनोज जरांगे पाटिल जी ने हमेशा से कहा है, उनका एक पेटेंट वर्ड है सगे सोयरे। सगे सोयरे यानी रिश्तेदार। अगर हम इतिहास काल से बात करेंगे तो इतिहास काल में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में जो मराठा लड़ते थे, तो अगर एक भाई लड़ाई में जाता था तो दूसरा भाई जो है वो खेती करता था। तो इसके लिए जो लड़ाई के लिए जाता था वो मराठा जो है उसको जमीन मिली, और जो दूसरा भाई है उसको वो उसमें खेती करता था, तो इसके लिए उसको कुणबी का दर्जा मिला, मतलब कुणबी यानी शेतकरी। तो जरांगे पाटिल जी का सीधा सीधा यही कहना है कि अगर एक भाई मराठा लड़ाई करने के लिए जाता था, वो क्षत्रिय में आ गया, और दूसरा भाई अगर कुणबी है, तो अगर एक भाई को कुणबी का प्रमाण पत्र मिल रहा है तो दूसरे भाई को भी मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने मांग जो है वो सरकार के सामने रखी थी, लेकिन सरकार ने गोल मटोल कर 10% एक अर्जेंट में सत्र बुलाकर, इमरजेंसी हाउस बुलाकर 10% का रिजर्वेशन दिया, जो आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट में भी टिकने वाला नहीं है। ये चीज सबको पता है, जरांगे पाटिल जी को भी पता है। इसके लिए जैसे ही ये 10% का रिजर्वेशन लागू किया, उसके बाद में जरांगे पाटिल फिर से बढ़ गए, क्योंकि जो प्रक्रिया है रिजर्वेशन लागू करने की, वो प्रक्रिया जो है वो ये सरकार जो पूरी नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार की इंटेंशन ही यही है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सत्ता के जो लोग हैं, जैसे छगन भुजबल जी है, जिस प्रकार से मराठा आरक्षण के विरोध में बात कर रहे हैं, अभी फडणवीस जी भले कितने भी बात करते रहे, मैंने मराठों के लिए क्या किया, ये मैंने सारथी सुविधा लाई, मैंने महामंडल बनाया, लेकिन उसका फायदा जो है वो मराठा को मिला ही नहीं है। इसके लिए मराठा रिजर्वेशन मांग रहा है। अगर आपको मराठा को सहायता करनी है, जैसे जरांगे पाटिल की डिमांड है, उसको आप फुलफिल करो, तो ये मुद्दा ही नहीं रहेगा। लेकिन ये नहीं करते हुए इनको एसआईटी लगानी है। जरांगे पाटिल को शरद पवार ने फोन किया कि उद्धव ठाकरे ने फोन किया, उनको ये जानना है, इससे क्या होने वाला है? लेकिन फडणवीस साहब कहते हैं, चर्चा करो सर फडणवीस साहब ये कहते हैं कि मराठा मेरे साथ हैं, जरांगे पाटिल के साथ नहीं है। मराठा मेरी बात सुन रहे हैं, जरांगे पाटिल की बात नहीं सुनेंगे, ऐसा देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है, आज का है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये बोलते ना सत्ता का अहंकार जिसको होता है, उस प्रकार से अहंकार से लिप्त जो है वो देवेंद्र फडणवीस जी है। अभी आज के जो, अगर पूरे महाराष्ट्र के अगर राजनेता की बात करोगे, तो जरांगे पाटिल ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। महाराष्ट्र का पॉलिटिकल जो सिनेरियो पूरा खराब कर दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ने किया है। आप शिवसेना तोड़ने की बात करो, आप एनसीपी तोड़ने की बात करो, आप नेताओं के ऊपर अलग अलग प्रकार के जो झूठे मुकदमे दाखिल करने की बात करो, आपने रश्मि शुक्ला का नाम तो सुना रहेगा जी। रश्मि शुक्ला जिस समय पे एनडीए गवर्नमेंट थी, उस समय पे रश्मि शुक्ला जो है वो देवेंद्र फडणवीस की जासूसी करती थी। और जब ये पता चला, उसके बाद में एनडीए की सरकार जाने के बाद में रश्मि शुक्ला जी को डायरेक्ट डीजी बना दिया, और अभी उनको 2 साल का एक्सटेंशन दिया। ये पहली बार हुआ है। 6 महीने के ऊपर कभी कोई भी महान कोई एक्सटेंशन नहीं मिलता है जी। रश्मि शुक्ला जी को But is 2 that साल legal? का एक्सटेंशन मिला है। You are an advocate. Is that legal? I don't think that's legal. I don't think the Central Administrative Tribunal अभी कोई will, सीनियर आईपीएस उसके खिलाफ में अगर हाईकोर्ट में जाएंगे तो वो लीगल है कि इलीगल है, उसका फैसला तो हाईकोर्ट करेगी। Because लेकिन अभी तक 6 महीने के ऐसा कभी नहीं हुआ है। 6 महीने के लिए ही कभी भी एक्सटेंशन मिलता है, 2 साल के लिए 6 कभी महीने नहीं से मिलता। ज्यादा नहीं मिलता है। That's right. So which is अभी very जैसे strange. कि सीनियर ऑफिसर है विवेक फणसालकर, अभी वो उनका ड्यू था, जी। अभी उनके भी लगभग 1.5 साल 2 साल बचे हैं। अगर ये रश्मि शुक्ला को 6 महीने एक्सटेंशन मिलता तो सीनियरिटी के हिसाब से उनको भी प्रमोशन मिलके वो भी डीजी बन जाते। लेकिन अभी उनके हक का जो है, जो उनकी जासूसी करती थी, उनको ऋण दे दिया है। तो इस प्रकार से राज्य जो है महाराष्ट्र में चल रहा है। और तो मतलब अगर ये स्टैंड करता है, अगर ये रश्मि जी को जो एक्सटेंशन दी गई है एज डीजी पुलिस महाराष्ट्र, इफ इट स्टैंड्स दैट मीन फंसालकर साहब फिर डीजी नहीं बन पाएंगे, कहने का मतलब ये हुआ। यस, क्योंकि उनका टर्म खत्म हो जाएगा तब तक। जी जी। एंड इवन इफ ही गेट्स एक्सटेंशन के बाद आपको प्रमोशन नहीं मिलती है। यू कैन गेट एक्सटेंशन ओनली इन द सेम पोस्ट। तो ये सीधा सीधा मतलब जो आपकी जासूसी करते हैं, जो आपको आउट ऑफ जाके मदद करते हैं, और जो आपके गुड बुक्स में है, खाली वैसे लोगों को प्रमोशन देकर जो मतलब जो मेरिट पे है उनको दूर रखने का काम जो है देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। ये हमने हर जगह पे, हर
समय समय पे देखा है। तो आपके मुताबिक सर, संदीप काटके साहब आप आम आदमी पार्टी से भी हैं, और जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, इट इज़ दी ओनली पार्टी इनफैक्ट आई बिलीव विच हैज़ एन ऑल्टरनेटिव मॉडल एज कम्पेयर टू द बीजेपी। बीजेपी का जो मॉडल है उसके सामने अगर कोई विकल्प है, भले ही अभी छोटा सा विकल्प हो, बड़ा नहीं हो, लेकिन अगर बहुत क्लैरिटी से अगर कोई विकल्प है तो वो आम आदमी पार्टी का वेलफेयर मॉडल है, जैसा कि पंजाब में लागू हो रहा है, जैसा कि दिल्ली में अभी भी काम कर रहे हैं, इसके बावजूद के काम नहीं करने दिया जा रहा। लेकिन एक चीज है जो अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते हैं, जिसका जिक्र प्रदीप जी भी करते हैं बार बार, कि क्या आज की तारीख में भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच है? पूरा सवाल सुन ले सर, नंबर 1। नंबर 2, और जब ये सीआरपीसी विड्रॉ होकर के भारत के जो नए कानून आएंगे 1 जुलाई को, उसमें तो जो सेडिशन का लॉ है वो विड्रॉ कर लिया गया है, सेक्शन 124A। उसकी जगह पर जो लॉ आया है वो तो और भी भयानक है सर। उसमें तो ऐसा है कि अगर आप प्रधानमंत्री की आलोचना करेंगे, सरकार की आलोचना करेंगे, तो 5 साल की सजा है और 5 करोड़ का जुर्माना है। संदीप पाटके सर। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है हम भारत को मानते थे जी। अपने संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने जब संविधान लिखा तो उस समय तो उन्होंने यही कहा था कि मैं कितना भी अच्छा संविधान लिखूं, लेकिन संविधान चलाने वाले लोग अगर गलत होंगे तो इस संविधान का कुछ अर्थ नहीं बचेगा जी। तो उसी प्रकार से अभी की जो शासक है वो गलत लोग हैं और गलत लोगों के हाथ में अपना संविधान अभी है। और 2024 में अगर मोदी जी फिर से चुन के आते हैं तो देश में ये संविधान जो है ये भी बदल दिया जाएगा। आपको जो अभी हम अपने एक्सपीरियंस किया होगा कि मीडिया के भी जो राइट्स है, जो मोदी जी के अगेंस्ट में, जो बीजेपी के अगेंस्ट में बात करते हैं, तो उनके किस प्रकार से वो रिपोर्टर्स हो, उनको किस प्रकार से उनके जॉब से निकाला गया, उनकी मीडिया हाउसेस को सीधा सीधा बीजेपी और बीजेपी के लोगों ने मीडिया हाउस को ही खरीद लिया। एक ही चैनल बचा था एनडीटीवी, जो निष्पक्ष न्यूज बताता था, उसको भी अदानी जी ने खरीद लिया। तो आप कौन से डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, आप कौन से फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हो? मेरा खुद का जो फेसबुक और ट्विटर का हैंडल है उसके ऊपर से इन्होंने रीच हटा दिया है। मुझे खुद को नोटिस आए, मैंने एक वीडियो डाला था तो उसके बाद में मुझे खुद को नोटिस आई कि आपका जो फेसबुक प्रोफाइल है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करता है, इसके लिए आपकी जो रीच है वो कम की जाएगी। We have all experienced that, sir. वो हम सबका तजुर्बा है। We are all in the same boat. तो कौन से फ्रीडम ऑफ स्पीच की और कौन से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हम यहाँ पे बात? तो मतलब अभी प्रदीप जी और मैं भयानक होने वाला है। सो प्रदीप जी और मैं अभी हंस रहे थे, इनफैक्ट ये प्रदीप जी का सजेशन था, हंस रहे थे हम लोग अभी कि हो सकता है कि मोदी जी बिलीव्स इन वन पार्टी डेमोक्रेसी। भारत में एक ही पार्टी होनी चाहिए एंड दैट इज डेमोक्रेसी, मतलब वन पार्टी डेमोक्रेसी, लाइक चाइना एंड रशिया, ऐसा होना चाहिए। नहीं, ये तो जेपी नड्डा जी ने तो भरे मन से कहा है कि भारत में जितनी भी पार्टी है सबको खत्म कर देंगे और सिर्फ एक ही पार्टी बचेगी, बीजेपी। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर चुनना है तो आप बीजेपी के अंदर से एक आदमी चुनो, आपको दूसरे पार्टी में से आदमी चुनने की जरूरत नहीं, बीजेपी के अंदर से ही आपको एक आदमी चुनना पड़ेगा। जैसे सिंगल पार्टी, रशिया में सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी जो है, और काटके साहब सिंगल पार्टी, मल्टी पार्टी जिसमें मैं हटा दो, खत्म मल्टी पार्टी। काटके साहब ये हम लोग समझना चाहते हैं। अब आप देखो बीजेपी ने जिस प्रकार से पार्टियों को तोड़ा और जो मेन बैस्शन है उस चीज को उखाड़ के फेंक दिया। अब उद्धव सेना को देखो, उद्धव सेना को 56 में से 29 सीट मुंबई कोंकण में मिलते हैं और पूरे मुंबई ठाणे कोंकण पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। कई उदय सामंत, कई केसरकर, कई राणे, कई गोगावले, उदय सामंत, ये पूरे जितने सेना के नाम पे चुन के आए थे उद्धव सेना, वो सब आज बीजेपी के साथ है। अब ये उद्धव सेना का हो गया। अब जो पश्चिम महाराष्ट्र में देखिए, शरद पवार जी को 54 में से 27 सीट असेंबली सीट्स पश्चिम महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र वो बैस्टन थे। वहां खुद के गढ़ में ही अजित पवार खड़ा हो गया। सुप्रिया सुले जी और शरद पवार अगली बार पार्लियामेंट में जाएंगे इसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो कितने प्लानिंग के साथ ये पार्टियों को डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इससे साबित होता है आपने डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जो राहुल गांधी कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में, क्या इससे क्लियर कट एस्टैब्लिशमेंट हो गया कि लोकतंत्र खतरे में? देखिए, मुझे तो बहुत हंसी आती है बीजेपी की, जब बीजेपी वंशवाद के ऊपर बात करती है। बीजेपी विरोधी पक्ष के जितने भी लोग हैं सबको वंशवाद के बारे में बोलती है, सबको बड़े बड़े पाठ पढ़ाती है।
लेकिन मैं यहाँ पे कथा बताना चाहूंगा कि हम सब प्रभु राम जी के भक्त हैं, और प्रभु राम जी को भी जो गद्दी है वो उनके वंशवाद से ही मिली थी। प्रभु राम जी दशरथ के पुत्र थे, इसके लिए ही वो राजा बन पाए, या उसके लिए ही वो राजा बन रहे थे, और उसके लिए ही उनको वनवास भी मिला। तो वंशवाद की बात जो बीजेपी ना करे तो अच्छा होगा। और दूसरी बात, यहाँ पे उद्धव ठाकरे की अगर आप देखोगे तो आप एक क्रोनोलॉजी समझिए कि जैसे उद्धव ठाकरे जी का 2.5 साल खत्म हो गया, 2.5 साल के बाद में बीजेपी ने षड्यंत्र रचकर उनके पार्टी तोड़ी, उनके पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं को साथ में लिया, जी यानी पार्टी से उनको लेस कर दिया। उसके बाद में उनके साथ वाले जो थे उनको सीएम बना दिया, और उनका जो खुद का पक्ष था जो उनके पिताजी ने स्थापन किया था, वो पक्ष को उन्होंने एकनाथ शिंदे जी को दिया। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शिवसेना का जो फाइनेंशियल पूरा बैकअप है मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से चलता था, क्योंकि 25 साल से मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे शिवसेना की सत्ता है। तो जैसे कॉर्पोरेटर्स का टर्म खत्म हो गया, तो बीजेपी को पता था कि अगर इलेक्शन हुए तो फिर से उद्धव ठाकरे की ही सरकार आएगी और कॉर्पोरेशन के ऊपर फिर से उद्धव ठाकरे का राज चलेगा, तो उद्धव ठाकरे फिर से अपना जो खोया हुआ राजपाट है फिर से एक बार खड़ा कर देंगे। तो इसके लिए वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन भी नहीं लगा रहे। यानी अगर आज उद्धव ठाकरे जी को कॉर्पोरेशन के बाहर के वॉचमैन का गेट नंबर 6 से गेट नंबर 8 को भी अगर ट्रांसफर करना है तो वो भी पावर उद्धव ठाकरे जी के पास नहीं है। तो इस प्रकार की हालत जो है वो विरोधों की कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार का राजनीति आप करना चाहते हो? और आप बात करते हो डेमोक्रेसी की, आप बात करते हो वंशवाद की, आप बात करते हो डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट के पीछे आपका जो चेहरा है, आपका जो एजेंडा है, आप कांग्रेस मुक्त की बात कर रहे थे। अभी अगर राज्यसभा के जो लोग गए बीजेपी के कोटे में से, कौन थे वो लोग? मिलिंद देवरा कौन थे? अशोक चौहान कौन थे? तो कांग्रेस के लोग थे ना। तो अगर आपको कांग्रेस से इतनी नफरत है तो कांग्रेस के लोगों को साथ में लेते क्यों? आपके पास क्या लोग नहीं है? आपके पास नेता नहीं है? अगर आप audio we can't get Mr. Sandeep Patke's voice. Sir, I can't hear you. Can you say something again? संदीप पाटके साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? सर को कॉल आ रहा है शायद, लग रहा है। सर आपको कॉल आ रहा है। हाँ, आप 400 पार की बात करते हो, तो अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है 400 पार जाने का, तो क्यों विरोधी पक्ष के नेताओं को तोड़ रहे हो? आज आपने देखा हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ जी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की मेजोरिटी थी राज्यसभा पर, अभिषेक मनु सिंह भी जो थे, तो कांग्रेस के 6 वोट आपने तोड़े। वो क्या आपने फ्री में लिए रहेंगे? आपने उनको ईडी सीबीआई इनकी धमकी दी रहेगी, या फिर पैसे का लालच दिया रहेगा? आपने बोला रहेगा बोलो क्या चाहिए, बेल चाहिए कि जेल चाहिए? आपसे क्या लोग खुशी खुशी आपके साथ में आ रहे हैं कि आपकी विचारधारा बहुत अच्छी है, मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए मोदी जी के साथ में चलो? कोई भी नेता जो बीजेपी में जा रहा है वो सिर्फ डर की वजह से जा रहा है या फिर पैसे की वजह से जा रहा है। और अगर हम मुंबई का एग्जाम्पल लेंगे, आज अगर अपन मुंबई का एग्जाम्पल लेंगे, तो जो भी आदमी शिंदेगढ़ में जाता है तो आप नाके पे खड़ा रहकर चर्चा करो, तो सबसे पहले बात ये निकलती है इसको कितना मिला? 2 खोखा मिला, 3 खोखा मिला, 4 खोखा मिला। जो कॉर्पोरेटर्स अभी शिंदेगढ़ में गए तो उनको कितना मिला? ये हर एक नाके के ऊपर चर्चा हो रही है, ये मेरी बात नहीं है। आप नाके पे जाके कोई भी इंसान को पूछेंगे कि भाई ये शिवसेना का नगर सेवक या कांग्रेस का नगर सेवक शिंदेगढ़ में चले गया, तो सबसे पहले उसका ये सवाल रहेगा कि कितना दिया रहेगा उसको। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तारीफ करनी होगी कि अकेली आम आदमी पार्टी है जिसका कोई टूटा नहीं है अभी तक, ना पंजाब में ना दिल्ली में, आज तक कोई नहीं टूटा है। संदीप पाटके साहब, इसके लिए बीजेपी का जो टॉलरेंस है वो खत्म हो रहा है, तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि यार ये पार्टी टूटती भी, इसके लोग भी टूटते नहीं, इससे अच्छा एक काम करो, इसके पार्टी के जो मुखिया है उसको जेल में डालो, तो सब लाइन पे आएंगे। इसके लिए बीजेपी अरविंद केजरीवाल जी के पीछे लग गई। काटके साहब, ट्रिपल इंजन सरकार का बजट महाराष्ट्र में बोले कि लैंडमार्क जबरदस्त बजट है, ऐसे बजट कभी देखा नहीं। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। उसमें गरीब से गरीब लोगों के हर इच्छा पूरी, जैसे वुमन जो लेडीज है, वुमन महिला सशक्तिकरण, 5000 ऑटो रिक्शाज इनिशियली बढ़ेंगे महिला सशक्तिकरण के माध्यम से। बुलेट ट्रेन को जो आपके सरकार एनडीए सरकार ने रोका था, उद्धव ठाकरे जी सरकार ने रोका था, आज लैंड एक्विजिशन पूरे बुलेट ट्रेन का 99%
पूरे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गए और एक प्रोसेस एकदम फास्ट फेज में चला गया। महात्मा ज्योतिराव फुले आरोग्य योजना के माध्यम से 5 लाख फैमिली जो उनके बड़ा गरीबों के फैमिली को 5 लाख तक इंश्योरेंस। तो डायलिसिस सेंटर, यानी अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी का कहना कि एवरी सेगमेंट हैज बीन टेकन केयर, लैंडमार्क बजट। काटके साहब देखिए, ये इलेक्शन वाला बजट है, क्योंकि ये लोकसभा इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन है। इनको पता है कि जितना बजट देने का है 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन जो देना है दे दो, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होने के बाद में अगर वो कुछ सत्ता में रहे तो जुगाड़ कर लेंगे, नहीं रहे तो फिर आने वाली जो सरकार है वो उसके माथे पड़ जाएगा कि भाई ये बजट में आप प्रोविजन करके दे दो, क्योंकि ऑलरेडी बजटरी प्रोविजन सब हो चुकी है। आप यहाँ पे बात करते हो आरोग्यदायी योजना की, महात्मा फुले योजना की, लेकिन आप आज अगर आप महाराष्ट्र के सभी हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हेल्थ की क्या सुविधा राज्य सरकार के मार्फत दी जा रही है। आप मुंबई के बीएमसी के हॉस्पिटल में जाओ, साइन हॉस्पिटल में जाओ, केएम हॉस्पिटल में जाओ, वहां पे लोगों को दवाइयां जो मुफ्त मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। डॉक्टर वहां पे प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, फिर वो गरीबों को जाना पड़ता है बाहर के मेडिकल में, वहां से दवाई खरीद के लानी पड़ती है। तो आप गरीबों के लिए दवाई भी आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, आपकी एमआरआई मशीन बंद है, आपकी सिटी स्कैन बंद है। और ये एक मुद्दा साइन हॉस्पिटल का भी बहुत ही जल्द सामने आने वाला है। साइन हॉस्पिटल की जो जमीन थी, जो साइन हॉस्पिटल के फैसिलिटी के लिए यूज की जाती थी, वहां पे ऑपरेशनल कुछ सेंटर थे, वहां पे कुछ ऐसे साइन हॉस्पिटल की फैसिलिटीज थी जहाँ पे जो मरीज थे, गरीब मरीज, उनके जो रिलेटिव आते थे उनको रहने के लिए वहां पे सुविधा थी। वहां पे पैराप्लेजी की एक सोसाइटी है, वहां पे डॉक्टर्स के क्वार्टर्स थे। वो सभी जमीन जो है उन्होंने प्राइवेट बिल्डर को दे दी और वहां पे अभी लग्जरी प्रोजेक्ट बन रहा है। तो ये चीज किसके लिए चल रही? मतलब मुंबई में अगर साइन हॉस्पिटल की अगर बात करोगे, साइन हॉस्पिटल 30 लाख लोगों को कैटर करता है और 30 लाख लोगों के खाली 1550 बेड है। और वो साइन हॉस्पिटल की जगह जो थी जहां पे आप हॉस्पिटल का एक्सटेंशन कर सकते थे, वो जगह बीएमसी ने प्राइवेट बिल्डर को बेच दी और वहां पे लग्जरी प्रोजेक्ट बन रहे हैं। तो किस प्रकार की बजट की और किस प्रकार के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? काटके साहब, आपके पेट प्रोजेक्ट जो अपोज कर रहे थे, अडानी वाले प्रोजेक्ट धारावी के, जो आपने कहा कि वी विल नॉट अलाउ शिफ्टिंग टू द डंपिंग ग्राउंड्स ऑफ मुलुंड, वी वांट इन सिटू रिहैबिलिटेशन, वो सब कहां तक पहुंचे? बिकॉज टेकिंग ऑन अडानी इज नॉट अ इजी थिंग। कभी कभी पार्टीज भी अपने रूप बदल देते हैं, मगर आप लगातार लड़ाई में संघर्ष कर रहे हो, तो वो कहां तक पहुंचे धारावी प्रोजेक्ट? अभी 1 मार्च को फ्राइडे को शाम को 5:30 बजे साइन बेंड्रा लिंक रोड के यहाँ पे एक पर्ल रेसिडेंसी नाम की बिल्डिंग है जो गोल्डफील्ड कंपाउंड के यहाँ पे है। वहां पे धारावी बचाओ आंदोलन के माध्यम से एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है। इसमें अदानी हटाओ धारावी बचाओ ये नारा हम सबने दिया है, क्योंकि अब जैसे रेलवे की जमीन जो थी वो राज्य सरकार ने लेकर अदानी को दी और रेलवे की जमीन पर अदानी डेवलपमेंट करने वाले थे, लेकिन रेलवे ने अभी मना कर दिया। रेलवे ने कहा कि जब तक हमारे स्टाफ क्वार्टर सब बना के नहीं दोगे तब तक हम आपको जमीन के पोजीशन नहीं देंगे। और रेलवे की जमीन जो है वो लीज की लैंड है और लीज की लैंड के ऊपर अदानी वहां पे बिल्डिंग बनाएगा, धारावी के लोगों को शिफ्ट करेगा और बाद में लीज खत्म होने के बाद में धारावी के लोगों के लिए मालिकाना हक के लिए रेलवे से लड़ना पड़ेगा। और अदानी जो है वो सरकार की बीएमसी की कलेक्टर की जमीन है, वहां पे वो प्राइवेटाइज करके खुद के टावर बांध के बेच के चले जाएगा। तो इस प्रकार का धोखाधड़ी, इस प्रकार का षड्यंत्र जो है वो धारावी के बारे में हो रहा है। धारावी के लोगों को धारावी के बाहर शिफ्ट करने के लिए मुलुंड, कांजूरमार्ग, विक्रोली, वडाला सॉल्ट पैक, यहाँ पे आप सैकड़ों एकड़ जमीन जो है और राज्य सरकार, केंद्र सरकार अदानी को दे रही है कि धारावी के लोगों को वहां शिफ्ट करो। जब धारावी में 650 एकड़ की जमीन खुद की है, वहां पे अगर आपको शिफ्टिंग करना नहीं होता, धारावी के लोगों को बाहर भगाना चाहते हो, क्योंकि धारावी खाली कर धारावी की जमीन है जिसको सोने का भाव मिल सकता है, वो जमीन आपको अदानी को देनी है। तो इसके लिए हम इसका पूरे जोर शोर से विरोध कर रहे हैं। और अदानी जो है अभी यहाँ पे आ रहे धारावी में, उनका सर्वे के लिए लोग आ रहे हैं, 25-25 बाउंसर लेके आ रहे हैं। और धीरे धीरे आपको दिखेगा कि ये संघर्ष बढ़ने वाला है, क्योंकि पूरी पुलिस यंत्रणा, पूरी स्टेट की फोर्स, पूरे सेंटर की फोर्स, पूरे प्राइवेट बॉडीगार्ड की फोर्स, ये सब लेके अदानी धारावी में घुस रहे हैं। लेकिन धारावी की जनता जो है वो भी इतनी कमजोर नहीं है
1 मार्च को हमारी सभा है और इस 1 मार्च की सभा में हम आगे की जो हमारी रणनीति है उसके बारे में बताएंगे कि आगे क्या होना है। क्या बात है सर, जबरदस्त। बट चलते चलते जस्ट अ स्मॉल कमेंट, आई डोंट नो वेदर यू वुड लाइक टू कमेंट ऑन दिस और नॉट। द डेट ऑफ महाराष्ट्र इज अबाउट 7.82 लाख करोड़। आप 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाइए, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाइए, वो अलग बात है। आज की तारीख में जो कर्जा है महाराष्ट्र के ऊपर वो 7.82 लाख करोड़ का है। वो भरना तो पड़ेगा सर, जैसे मर्जी भरो। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भले ही बहुत बड़ा बजट, उन्होंने बहुत अच्छा बजट दिया हो या कुछ दिया हो, तो जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं, रेवेन्यू कहां से आएगा वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ आया क्या सर? वेयर इज द रेवेन्यू साइड गोइंग टू कम? महाराष्ट्र की बात करोगे तो महाराष्ट्र रेवेन्यू के ऊपर काफी सदर्न प्रदेश है, क्योंकि हमारे यहाँ से मुंबई से लेकिन इतना रेवेन्यू कहां से आएगा? जो है वो दिल्ली को जाता है। आई एग्री जीएसटी सर, वो आप अलग बात कर रहे हैं। वो बात आप कर रहे हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस की, क्योंकि जो मेन कॉर्पोरेट्स हैं हिंदुस्तान के, उनके हेड ऑफिसेस मुंबई में हैं, महाराष्ट्र में है, विच इज वाई अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स गोज ओवर देयर। आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ विल द महाराष्ट्र गवर्नमेंट जनरेट इंटरनल रेवेन्यू। वो कहां से आएगा सर? बिकॉज आज भी एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर मोर देन 40% ऑफ योर रेवेन्यू एट द मोमेंट इन महाराष्ट्र। काट के साथ ये वही बोलो कि यहाँ पे जो परिस्थिति है पूरी महाराष्ट्र की जो रेवेन्यू है इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपने गुजरात भेज दिए जी। तो कहाँ से रेवेन्यू आने वाला है? खाली आप महाराष्ट्र स्टेट के ऊपर आप खाली कर्जा बढ़ाओगे और बड़े बड़े जो स्कीम्स है वो लोगों के सामने पेश करोगे, लेकिन वो फुलफिल होने वाले नहीं है। इसका मतलब इस साल के अंत तक 8.5 लाख करोड़ हो जाएगा, कहने का मतलब ये हो गया। 10 लाख करोड़ भी कर सकते हैं मोदी, ये तो मुमकिन है। मतलब एक आदमी के ऊपर, महाराष्ट्र के एक शख्स के ऊपर 1 लाख करोड़ का कर्जा हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये हुआ। या 1 करोड़ का कर्जा हो जाएगा, 1 करोड़ का हो जाएगा कर्जा। मतलब अगर यही चलता रहा तो मेरे ख्याल से कुछ 10 लाख 20 लाख, सॉरी 11 करोड़ की अगर आबादी है, 11-12 करोड़ की आबादी है आपकी, बात ठीक है। 1-1.5 लाख का तो हो गया सर, और उसके बाद 10 लाख हो जाएगा, फिर 20 लाख हो जाएगा, 15 लाख हो जाएगा। मतलब हालत खराब होने वाली है। माई पॉइंट इज व्हाई डजंट एनीबडी आस्क दीस क्वेश्चंस? ये सवाल कोई पूछता क्यों नहीं है? बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू पे बैक, और पे बैक आप कहां से करोगे? इसका मतलब क्या होगा? जो आपके पास बाकी सारी चीजें तो है नहीं, बाकी सब पे तो जीएसटी लग गया है, आपके पास बचा गया है, आपके पास पेट्रोल डीजल ये सब चीजें बची हैं, और पेट्रोल और डीजल की कीमत, इसका मतलब मुंबई शहर में, पुणे में, नासिक में, नागपुर में, हर जगह पे बढ़ने वाली है। मुझे तो ये लग रहा है, दैट्स अ प्रेडिक्शन दैट आई एम मेकिंग। वैसे वही उधर से रिकवर करके टैक्सेस बढ़ाएगा, दूसरा कोई चारा नहीं। But looking at this budget, which everybody is praising at the moment, Ajit Dada Pawar Sahab is very, very proud of this budget. You watch within a week or so, within 10 days, आप देखिए पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ेगी ही बढ़ेगी। नहीं, अभी नहीं बढ़ेगी, अभी इलेक्शन आ रहा है, क्योंकि अभी 15 तारीख को आचार संहिता लगेगी, और इलेक्शन के बाद में जनता को पता चल जाएगा। सर उसके बाद दूसरी इलेक्शन आ जाएगी, ये तो क्या क्या मुमकिन है सर। उसके बाद तो जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, महाराष्ट्र की इलेक्शन आ जाएगी। तो बट सपने अच्छे हैं करके सर, $1 ट्रिलियन को खाली उनकी पड़ी है, बस वो निकल जाए, बाकी सरकार तो छीन झपट करके ले लेंगे। सपने बड़े हैं। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी महाराष्ट्र के, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी सक्सेसफुल। आपको लगता है सर 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनेगी? मतलब मुझे मालूम नहीं है कि उनको मालूम है कि 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, लेकिन शायद मालूम हो, मुझे मालूम नहीं है। देखो, इकोनॉमी की अगर हम बात करेंगे तो इकोनॉमी तो बढ़नी चाहिए, और वो बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत अच्छा प्रदेश है। महाराष्ट्र में अच्छे बिजनेस है, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस है। तो अगर आप रेवेन्यू की बात करेंगे तो महाराष्ट्र की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो अचीव करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और उसका एक एग्जांपल तो धारावी प्रोजेक्ट है सर। धारावी प्रोजेक्ट जो है वो सरकार को नहीं मिलेगा ना, उसका पूरा फायदा अदानी जी को मिलने वाला है। कुछ टैक्स तो देंगे ना अडानी जी? नहीं, उनको टैक्स भी माफ है ना, उसमें जीएसटी माफ है, जीएसटी माफ। उसके बाद में वो
हाँ, वो प्रोजेक्ट के ऊपर वो जितना भी सेल करेंगे, जी। उसमें जो उनको इनकम होगा, वो इनकम के लिए भी 80IA स्कीम के अंडर उनको इनकम टैक्स भी माफ है। क्या बात है सर, वंडरफुल। हाँ, तो Wonderful, सरकार को कुछ wonderful. मिलने वाला नहीं जा रहा है, सिर्फ आधा नीली को मिलेगा। इसके ऊपर चर्चा करेंगे सर, लंबी एक पूरा शो करेंगे सर इसी जरूर, सब्जेक्ट जरूर। के ऊपर 1-1.5 घंटे का, ताकि लोगों को इसकी इकोनॉमिक समझ में आवे कि असल में क्या हो रहा है। राइट, थैंक यू सो मच सर, एडवोकेट संदीप काटके साहब। Thank you, ऑलवेज thank अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड आई रियली लव व्हाट यू डू। आई डोंट नो हाउ यू डू इट, आई डोंट नो वेयर यू फाइंड द करेज, बट थैंक गॉड फॉर पीपल लाइक यू, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, दैट्स ऑल दैट आई कैन से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका आशीर्वाद बना रहे। नमस्कार सर, नमस्कार सर, जय भवानी, नमस्कार, जय सिया राम, जय जय भवानी। सिया राम, जय सिया राम। जय श्री राम। Well, it's going to be rock and roll, Pradeep ji. It is. Very, very soon. It's going to be real rock and roll. Because where is Mr. Ajit Adapar going to finance his budget from? I was looking at the figures while you were talking. I was just a cursory glance. Maybe I'm wrong. Listen, I'm not an economist. Maybe we'll have to get some. He We'll have has to been get an the expert. finance minister for quite some time, I think, right from. Yes, I know. I know. But I really would like to get somebody in to analyze this budget properly. Because where is he going to get the finance from? Because I don't see too many revenue resources. You know, because the left pocket doesn't know what the right pocket is doing. Because you've got revenue on your left and your outgoing on your right. So the outgoings seem to outweigh everything else. But in fact, when you're saying $1 trillion economy, you're taking on Prime Minister Modi. His vision of trillion economies are concerned. So that's No, the point is, if you have 2 trillion economies, in the sense that you have 1 trillion economy as far as Uttar Pradesh is concerned, 1 trillion economy as far as Maharashtra is it concerned, goes huge. And Maharashtra is possible. and then there is Gujarat. 3 trillion, you get 2 or 3 trillion from here itself. India will very easily be a $6 trillion economy instead of a $5 trillion He says, economy. yeah, $5 trillion economy by 2027. So if Maharashtra gets 1 trillion, And UP gets another UP gets trillion. another And trillion. Gujarat gets 1 more Good. trillion. Oh So well, we this don't task need is- anything else. We don't need anything else, right? so at least they are looking in that line. The roadmap is clear. Well, at least they're making speeches, which is great. I hope it happens. I really and sincerely hope it actually happens. It'll be good for everybody. It'll be good for all of us. And as far as the Dharavi project is concerned, if they're able to tweak, the relief and rehabilitation package, I think it's a great idea. That's my opinion. Even at the time when Mr. Iqbal Singh Chahal was the CEO of the Dharavi project, even then I had supported the project, because you can't allow a slum to remain a slum forever. You have to start working on it. You have to start rebuilding. You have to do a lot of things. And I hope to God it happens. I really hope to God it really happens. I hope Dharavi develops, and I hope we'll have a really modern city right within Mumbai, right next to BKC. We had hoped that BKC would develop into that kind of a place. Sadly, that hasn't happened. I hope we shall see something bigger and better in Dharavi. I hope so. Right, that's just about it for tonight's show. We'll of course take a few comments, but that's just what we've got. Meanwhile, please do subscribe to the channel. Channel ko zarur subscribe kare. And we haven't got the bell. All right, we've got it now. Thank you so much, gentlemen. Thank you very much. आप लोगों ने घंटी भी बजा दी. मैं उम्मीद करता हूँ सबकी घंटी बज गई होगी अभी. Let's take a few comments. Let's take a look at what people have to say. दिखाइए. This is of course Dr. Seema Malik. Deepak Chandra 2284, congratulations. She's congratulating her Deepa Chandra on the new symbol and the new party, which is fantastic. I love the new symbol, by the way. Yes. There's every possibility that Mr. Sharad Chand Pawar might actually make a huge comeback. One never knows. One can't write him off. Can we move on, please? Again, Dr. Seema Malik, she gets a lot of response. Pawar Sahib Zindabad, always bless Dhanu. Okay, can we move on, please? I hope we get a few others as well, unless we're going to get only Dr. Seema Malik. Let's take a look at the next one. This takes a long time. Either it takes a long time or it takes a very, very... Tutari trumpet, it should be trumpet, is a super symbol. Super That symbol. is Shiba Leon 5439.
I think we're only going to get Dr. Seema Malik here. That's it. Again, Dr. Seema Malik, I told you so. Vijay Bigul, Swarnima Chaudhary, 5805, wonderful, really and truly wonderful. I think it's a great symbol too. And that's just about it. NCP Sharat Chandra Pawar has an even better symbol now. Car Republic 2658. Well, the NCP does not seem to be at all worried about the new symbol. They don't seem to be worried about the new party. They have what they want. That's it. Right, that's just about it for tonight's show. आज के show में सिर्फ इतना ही. Tomorrow we'll take some more comments. I hope they will not be only for Dr. Seema Malik. And once again, please do subscribe to the channel. चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वो जो बेल आइकन है उसके ऊपर ज़रा क्लिक करें और कमेंट्स ज़रूर भेजें. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आज के लिए सिर्फ इतना ही. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सिया राम, हर हर महादेव. हर हर महादेव.